चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 7 मार्च 2026 की कुछ बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि दिलचस्प घटनाओं की तह तक जाने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। बिल्कुल, राजनीति के गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक और भविष्य की तकनीक से लेकर खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद तक की खबरें हैं हमारे पास। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि पहली नज़र में ये सारी खबरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, मतलब एक तरफ नई तकनीक की बात हो रही है तो दूसरी तरफ संसद की हलचल की। सही कहा। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये सभी घटनाक्रम असल में एक ही बड़े परिदृश्य का हिस्सा हैं। ये दिखाते हैं कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि इन 14 प्रमुख घटनाओं को इस तरह डिकोड करना है कि सुनने वालों को पूरी तस्वीर आसानी से समझ में आ सके, बिना किसी भारी भरकम ज्ञान के बोझ के। बिल्कुल। तो फिर बिना किसी देरी के तकनीक और यात्रा की दुनिया से शुरुआत करते हैं। चलिए। पहली खबर यह है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट पर तेजी से काम कर रही है। हाँ, ई पासपोर्ट। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नया गैजेट है या पारंपरिक पासपोर्ट से वाकई कुछ अलग है, क्योंकि नाम सुनते ही लगता है कि बस एक डिजिटल कॉपी होगी। असल में ये सिर्फ एक डिजिटल कॉपी या साधारण प्लास्टिक का कार्ड नहीं है। अच्छा। इसके पीछे की तकनीक को समझना बहुत दिलचस्प है। ई पासपोर्ट के कवर में एक छोटी सी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप लगी होती है। RFID चिप। हाँ, और इस चिप के अंदर नागरिक का बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की स्कैनिंग और डिजिटल सिग्नेचर पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन काउंटर पर जो फाइलों और पन्नों को पलटने में वो जो समय लगता था वो अब स्कैनिंग से सेकंडों में हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या किसी डिजिटल चिप को हैक करना ज्यादा आसान नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन यहीं पर ई पासपोर्ट ज्यादा सुरक्षित साबित होता है। कैसे? देखिए, पारंपरिक पासपोर्ट में पेज फाड़ना, तस्वीर बदलना या नकली मोहर लगाना फिर भी मुमकिन था, लेकिन ई पासपोर्ट में जो चिप होती है उसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या PKI नामक क्रिप्टोग्राफी से लॉक किया जाता है। ओहो, मतलब काफी तगड़ी सुरक्षा। बिल्कुल। अगर कोई उस चिप के डेटा के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं करेगा और सिस्टम उसे पकड़ लेगा। हाँ, इमिग्रेशन सिस्टम तुरंत उसे रिजेक्ट कर देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों पर आधारित है। तो ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि यात्रा को आधुनिक और सुरक्षित बनाने का एक बड़ा कदम है। खैर, तकनीक तो तेजी से बदल ही रही है, लेकिन क्या हमारा बुनियादी ढांचा इस तकनीक का भार उठाने के लिए तैयार है? लक्षद्वीप में दुनिया की पहली महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी ओटेक परियोजना स्थापित की जा रही है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका निरीक्षण भी किया है। लेकिन ये ओटेक असल में काम कैसे करता है? मैं समझाती हूँ। इसे बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि समुद्र के ऊपर का पानी सूरज की रोशनी की वजह से गर्म होता है। हाँ, सतह का पानी। बिल्कुल, जबकि समुद्र की गहराई में जाने पर पानी बहुत ठंडा होता है। इन दोनों सतहों के तापमान में जो अंतर होता है कितना अंतर होता होगा? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का, और इसी अंतर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तापमान के अंतर से बिजली? मतलब क्या गर्म पानी से कुछ उबाला जाता है? एकदम सटीक समझे। इस गर्म सतह वाले पानी का इस्तेमाल अमोनिया जैसे तरल पदार्थ को उबालने के लिए किया जाता है। अमोनिया ही क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत कम तापमान पर ही उबलने लगता है। जब वो उबलता है तो उसकी भाप से टरबाइन घूमता है और बिजली पैदा होती है। वाह। इसके तुरंत बाद समुद्र की गहराई से ठंडे पानी को ऊपर लाया जाता है, जो उस भाप को ठंडा करके वापस तरल में बदल देता है, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। ये तो वाकई स्वच्छ ऊर्जा का एक शानदार तरीका है, और लक्षद्वीप जैसी जगह के लिए तो ये एक वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मुख्य भूमि से कोयला या डीजल ले जाना बहुत महंगा और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। सही कहा। ये परियोजना दिखाती है कि कैसे हम भौगोलिक चुनौतियों को ही समाधान में बदल रहे हैं। ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। और जब हम भविष्य के ढांचे और कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ तो बहुत ही बड़ी खबरें हैं।
कौन सी? पहली, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑपरेशंस शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरी, दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर, मजलिस पार्क मौजपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क, जल्दी शुरू होने वाले हैं। हाँ, ये दोनों घटनाएं एक साथ क्या संकेत दे रही हैं? अगर इन दोनों को जोड़कर देखें तो ये किसी भी शहर की कनेक्टिविटी को तेजी से बदलने वाले कदम हैं। नोएडा एयरपोर्ट को परिचालन लाइसेंस मिलने का मतलब सिर्फ नई उड़ानें शुरू होना नहीं है। तो और क्या है? इसका सीधा मतलब है कि उस पूरे इलाके में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा। आर्थिक गतिविधियों का एक नया केंद्र। बिल्कुल। और मेट्रो के नए कॉरिडोर उस केंद्र तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाएंगे। यानी शहर के बाहर से जुड़ना और अंदर की यात्रा दोनों आसान हो रहे हैं। हाँ, जब मेट्रो के नए कॉरिडोर शुरू होते हैं तो लोगों के रोजमर्रा के सफर का समय बचता है। यही संतुलन ही शहरी परिवहन की असली चाबी है। बहुत खूब। अब रफ्तार और विकास से निकलकर जरा खेल के मैदानों की ओर चलते हैं। वहां भी इन दिनों गजब की तेजी है। बिल्कुल, खासकर क्रिकेट में। चौथी बार इस मुकाम तक पहुंची है। यही बात इस जीत को खास बनाती है। एक बार पहुंचना किस्मत हो सकता है, लेकिन 4 बार? हाँ, 4 बार फाइनल में जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि अब मामला सिर्फ कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के होने का नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम मजबूत हो चुका है। वैश्विक मंच पर दबाव को संभालने की मानसिक क्षमता अब एक आदत बन चुकी है। लेकिन अक्सर ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे यहाँ खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट है? अब ऐसा नहीं है। सही कहा, और इसी का जवाब हमारी अगली खबर में छिपा है। भारत में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ हो रहा है। ये एक बहुत ही नया प्रयोग है। वही तो, क्रिकेट या फुटबॉल की लीग तो समझ आती है, लेकिन साइकिलिंग, और वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर। असल में ये प्रयोग खेल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। कैसे? भारत में साइकिलिंग को अब तक या तो फिटनेस का एक तरीका माना जाता था या फिर परिवहन का साधन। लेकिन जब आप इसे एक फ्रेंचाइजी आधारित लीग में बदलते हैं तो इसमें कॉर्पोरेट निवेश आता है। और अंतर्राष्ट्रीय कोच भी आएंगे। हाँ, पेशेवर ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे और इसका टेलीविजन प्रसारण होगा। भारत अब पारंपरिक खेलों से आगे बढ़कर नए वैश्विक खेल प्रारूपों का केंद्र बन रहा है। यानी खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक पेशेवर करियर बन जाएगा। खेल के इस बढ़ते दायरे में एक और खबर है जो बहुत सुकून देती है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स वाली। हाँ बिल्कुल, 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। खेल के जरिए जनजातीय समुदायों को आगे लाने का ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण है? मेरी राय में इस पहल की अहमियत बहुत गहरी है। अक्सर जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं में स्टैमिना और प्राकृतिक एथलेटिक क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं, जो उन्हें उनके भौगोलिक परिवेश से मिलती हैं। बिल्कुल, लेकिन संसाधनों या सही मंच की कमी के कारण वे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते। ये आयोजन उन्हें वो सीधा मंच देगा और जनजातीय प्रतिभाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शानदार प्रयास है। मतलब ये सिर्फ मेडल जीतने की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशन का भी एक बेहतरीन मॉडल है। एकदम सही। चलिए, खेलों के इन मैदानों से निकलकर अब हम अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। माल ढुलाई वाले। हाँ, फरवरी महीने में रेलवे ने सिर्फ माल ढुलाई यानी फ्रेट लोडिंग से 14,571 करोड़ रुपए का शानदार राजस्व प्राप्त किया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए, क्या ये सिर्फ रेलवे के मुनाफे की खबर है या इसका मतलब ये है कि ढुलाई महंगी हो गई है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस 14,000 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े को सिर्फ महंगाई के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो इसे कैसे देखा जाए? रेलवे की माल ढुलाई में मुख्य रूप से कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न और स्टील जैसी चीजें शामिल होती हैं। जब राजस्व में इतनी बड़ी उछाल आती है तो इसका सीधा मतलब है कि सामान की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मतलब फैक्ट्रियों में ज्यादा कच्चा माल पहुंच रहा है और बाजार में ज्यादा तैयार माल जा रहा है। एकदम सही। रेलवे का मालगाड़ी नेटवर्क किसी भी अर्थव्यवस्था का बहुत सटीक बैरोमीटर होता है। ये अर्थव्यवस्था के तेजी से दौड़ने का एक ठोस प्रमाण है। और अर्थव्यवस्था का एक और बहुत बड़ा स्तंभ हमारी कृषि है। बिल्कुल, खेती के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आने वाले खरीफ सीजन के लिए देश में यूरिया और डीएपी का कुल स्टॉक 17.71 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। हाँ, पिछले साल की तुलना में ये 36.5% की वृद्धि है।
इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक जमा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इसे समझने के लिए थोड़ा वैश्विक परिदृश्य को देखना होगा। आज पूरी दुनिया में भू राजनीतिक तनावों के कारण सप्लाई चेन अक्सर बाधित हो जाती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। बिल्कुल। ऐसे में एक कृषि प्रधान देश में इतनी बड़ी वृद्धि होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसानों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। मतलब बुआई के समय किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा? सही कहा। खरीफ सीजन मानसून पर निर्भर करता है और अगर स्टॉक पहले से मौजूद है तो बुआई सही समय पर होगी। इससे बम्पर फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब खेतों की मेहनत के बाद एक ऐसी सफलता की कहानी की बात करते हैं जिसने युवाओं के लिए एक आहा मोमेंट बना दिया है। आप यूपीएससी के नतीजों की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एम्स जोधपुर के स्नातक अनुज अग्निहोत्री ने अखिल भारतीय प्रथम रैंक यानी AIR-1 हासिल की है। ये वाकई बहुत प्रेरणादायक है। मेडिकल बैकग्राउंड से आकर सिविल सेवाओं में टॉप करना, ये युवाओं के अनुशासन को दिखाता है। हाँ, और ये प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छा है। जब अलग-अलग बैकग्राउंड जैसे मेडिकल के छात्र नीतियां बनाने में शामिल होते हैं तो वे स्वास्थ्य और सार्वजनिक नीतियों में एक नया नजरिया लेकर आते हैं। बिल्कुल, विविधता हमेशा फायदेमंद होती है। सफलताओं की इन कहानियों के बाद अब हम आज की चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम कुछ गंभीर मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, इसमें राजनीति, सुरक्षा और पड़ोस से जुड़े घटनाक्रम शामिल हैं। शुरुआत देश की संसद से करते हैं। खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ उन्हें हटाने के प्रस्ताव को 118 सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस स्रोत में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम शांति से इस तथ्य का विश्लेषण करें तो ये संसदीय प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं उसका एक उदाहरण है। मतलब ये संविधान के दायरे में ही है। बिल्कुल, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में ये स्पष्ट प्राविधान है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है। 118 सांसदों का समर्थन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक और विधायी प्रक्रिया है। हाँ, संसद में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत स्पष्टता से समझाया आपने। अब सुरक्षा के मोर्चे से खबर है, असम में भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, सुखोई जैसे उन्नत विमान का गिरना चिंता का विषय तो है। हाँ, लेकिन सैन्य विमानन की वास्तविकताओं को भी समझना होगा। लड़ाकू विमान बहुत ही चरम परिस्थितियों में उड़ते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद वायुसेना बहुत ही बारीकी से तकनीकी जांच करती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल सही। और अब हमारी आज की आखिरी खबर जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल के संसदीय चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। नेपाल के चुनाव। सुनने वालों के मन में आ सकता है कि किसी दूसरे देश के चुनाव के नतीजे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो पड़ोसी देशों के चुनाव क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए बहुत अहम होते हैं, यानी जियोपॉलिटिक्स। हाँ, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेपाल के साथ हमारे गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। वहाँ की राजनीति में होने वाला बदलाव सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार पर सीधा असर डालता है। तो कूटनीति की दुनिया में पड़ोस पर नजर रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज हमने चिप वाले पासपोर्ट से लेकर खेल के मैदान, खेतों के लिए यूरिया के स्टॉक और संसद की हलचल तक का सफर तय किया। हाँ, काफी विस्तृत चर्चा रही। अब हमने देखा कि ओटेक जैसी तकनीक और मेट्रो के नए कॉरिडोर बुनियादी ढांचे को बदल रहे हैं। खेल में नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और रेलवे की माल ढुलाई अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखा रही है। और साथ ही कूटनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी निरंतर चल रही हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जब एक तरफ कोई देश तकनीकी जैसे ओटेक और ई-पासपोर्ट और बुनियादी ढांचे में तेजी से छलांग लगा रहा हो और उसी समय उसकी लोकतांत्रिक और राजनीतिक संस्थाओं में भी बड़े बदलाव हो रहे हों, तो क्या यही संतुलन किसी भी राष्ट्र के भविष्य की असली दिशा तय करता है? वाह, ये एक बहुत ही गहरा और सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल है।
विकास और लोकतंत्र का ये संतुलन वाकई अहम है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी और स्पष्ट रही होगी। हाँ, और चीजों को समझने में मदद मिली होगी। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करने के लिए हम फिर मिलेंगे।